गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th का साइंस का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जल एक बहुमूल्य संसाधन। क्या नाम है बच्चों इस चैप्टर का? जल एक बहुमूल्य संसाधन। इस चैप्टर में हम जल के महत्व के बारे में जानेंगे कि आखिर जल का वैल्यू क्या है। तो हम तो इतना जानते हैं कि जल का वैल्यू तो किसी से छुपा हुआ है नहीं। हम सभी जानते हैं जल के महत्व को। इसके बिना तो हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये तो ऐसा अमृत है जिसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और देखिए स्टार्ट भी इसी चीज़ से हुआ है। जल है तो कल है। अगर जल है तो कल है, मतलब जल रहेगा तो ही हम आगे अपने भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। अगर जल नहीं तो हम अपने भविष्य की कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिना इसके हम जीवित ही नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं। इसमें दिया गया, देखिए, प्रतिवर्ष 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 22 मार्च को जल दिवस हम मनाते हैं। कोई भी दिवस हम क्यों मनाते हैं? उसके इम्पोर्टेंस को बताने के लिए कि आखिरकार इसका इम्पोर्टेंस क्या है। जब देख रहे हैं कि उसका वो दिन प्रतिदिन वो घटते चला जा रहा है, इस वजह से हम उसका एक दिवस घोषित कर देते हैं और मनाते हैं ताकि लोग इसके बारे में जानें, इसके महत्व को जानें और इससे संचित करने के बारे में सोचें। ठीक है, देख लीजिए, यदि जल उपलब्ध है तो आपका भविष्य सुरक्षित है। यदि जल उपलब्ध है तो आपका भविष्य सुरक्षित है। यदि जल उपलब्ध नहीं है तो भविष्य असुरक्षित। आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो इस पेज में ये बताइए कि जल का आप कैसे कैसे यूज़ करते हो, कहाँ कहाँ जल का यूजेज है। आप इसे पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जो मेन हेडिंग्स है मैं उसे क्लियर करूँगा। कितना जल उपलब्ध है, इसमें आया कि कितना जल उपलब्ध है। ए हेडिंग देखिए, कितना जल उपलब्ध है का मतलब ये इसमें बताना चाह रहा है कि जो हमारे पृथ्वी है, अर्थ है, उसमें जल कितनी मात्रा में उपलब्ध है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, पृथ्वी का जो 2/3 भाग है वो जल से घिरा हुआ है। मतलब अप्रॉक्स आप मान सकते हैं 70% या 71% भाग पृथ्वी में जल के रूप में संचित है। लेकिन बच्चों, ये जो टोटल जल है, माने तो पृथ्वी में बहुत सारे जल है, लेकिन ये जो टोटल जल है ये हमारे पीने के लिए उपयुक्त नहीं है। इस टोटल जल का, टोटल वाटर का 97% भाग अनुपयुक्त है। हम उसे पी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही खारा होता है, नमकीन होता है, वो समुद्रों में पाया जाता है। हम उसका यूज़ भी नहीं कर सकते। हम जो पानी पीते हैं वो केवल 3% उपलब्ध है पीने योग्य। जो ऐसे पानी, ऐसे जल जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, उसकी कुल प्रतिशत है 3%। कितना परसेंट है बच्चों? 3%। 3% में भी पूरा हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं। 2% तो आपका बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है ग्लेशियर्स में। बस 1% है जो हम यूज़ करते हैं, जो पानी पाया जाता है तालाबों में, हैंडपम्प में, एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये है कितना जल उपलब्ध है। तो आपको पता चल गया कितना जल उपलब्ध है। टोटल जल पृथ्वी का 71% भाग जल से घिरा हुआ है, लेकिन उसका केवल 3% भाग ही हमारे पीने के लिए उपयुक्त है। 3% भी नहीं बोल सकते, 1% बोलेंगे उसका, क्योंकि 2% तो ग्लेशियर्स में वो पिघलेगा तब तो पियेंगे हम। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। आप ये पेज अच्छे से पढ़ लेंगे, मैंने समरी दे दी इस पेज का। नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ देखिए एक्टिविटी तो शो किया गया है। यहाँ देखिए ये क्या है? ये एक्टिविटी है। इसमें क्या है? एक्टिविटी को शो किया गया। आप देखिए, आप इसे पढ़ लेंगे अच्छे से। जो अभी तक पढ़ा है वो उसी का इसमें कुछ हिस्सा है और कुछ नहीं है इसमें। जो मैंने बताया ना कि हाँ 97% भाग जो है पानी है वो
पीने के योग्य नहीं है। देखिए वो बड़ा हिस्सा दिखाया गया है, जो पीने योग्य है वो छोटे हिस्से में दिखाया गया है। आप ध्यान से देख लीजिएगा ऐसे। ओके, नेक्स्ट, जल की अवस्थाएं। बच्चों जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं? अब यहाँ पूछा गया जल की अवस्था, स्टेट ऑफ वाटर। तो जल की जल कितने अवस्थाओं में पाया जाता है? तीनों अवस्था, ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस जल तीनों अवस्था में पाया जाता है। कौन कौन? ठोस, द्रव्य और गैस। अब आप बोलेंगे सर तीनों अवस्था में कैसे पाया जाता है? तो आप बहुत सारे के पास फ्रिज होगा, यूज़ करते होंगे। बर्फ़ का टुकड़ा जल से ही बनता है, वो होता है ठोस अवस्था में। उसको बोलते हैं कि जल इसमें ठोस अवस्था में है। वो जल की जो बर्फ़ होती है वो जल की ठोस अवस्था होती है। ठीक है। द्रव्य यानी जल की जिस अवस्था को हम जल को जिस अवस्था में हम ग्रहण करते हैं, पीते हैं या कपड़े धोते हैं, चाहे जो भी काम करते हैं, वो द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, और लिक्विड फॉर्म में ही होती हैं। अब आते हैं गैसियस फॉर्म। गैसियस फॉर्म क्या? जब आप पानी को गर्म करते हो और जो भाप बनकर उड़ जाता है, या सूर्य की गर्मी से जो नदियों का पानी, तालाबों का पानी भाप बनकर ऊपर बादलों के रूप में चला जाता है, उसको हम बोलते हैं गैस। वो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। जल की तीनों अवस्था हो गई। पहला ठोस बर्फ़ वाली, दूसरा जो हम पीते हैं द्रव्य, तीसरा जो भाप बनकर उड़ जाता है गैस। ये तीनों अवस्था क्लियर है? यहाँ देख लिए ये जल चक्र की अवस्था को भी दर्शाया गया है। यहाँ आप सो रहा होगा आपको, ये देखिए नदी है, नदी या तालाब जो भी है। सूर्य की हीट पड़ी, यहाँ से ऊपर गया, बादल बना, फिर बादल ठंडा हुआ, फिर बारिश हुआ, फिर बारिश के पानी आकर जल नदी में ही मिल जाएगा। मतलब ये जो चक्र है बार बार चलता रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, जल एक महत्वपूर्ण स्रोत, भौम जल, जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत। अब जो जल हम ग्रहण करते हैं उसका जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो है भौम जल। भौम जल का मतलब क्या बच्चों? भौम जल का मतलब उस जल से है जो भूमि के अंदर पाया जाता है। जैसे हम हैंडपम्प से पानी निकालते हैं ना, तो कहाँ से आता है? ज़मीन के अंदर से आता है। नदियों से पानी कहाँ से आता है? ज़मीन के अंदर से आता है। तो इसको हम बोलते हैं भौम जल। ठीक है, देखिए, ठीक है। अब ये भौम जल का स्रोत क्या है? अब आपसे भी पूछा जाएगा ये भौम जल का स्रोत क्या है? तो देखिए मैं यही बोलूँगा, भौम जल का स्रोत आपका वर्षा का पानी है। जो बारिश होती है वो धीरे धीरे रिस के अंदर जाती है और एक लेयर पर जाकर रुक जाती है, और यही भौम जल बनता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए नेक्स्ट टॉपिक, भौम जल स्तर का अवक्षय। मतलब जो भूमि पे जो जल की मात्रा है वो धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। आप देखेंगे कि शुरू में जो हमारे पूर्वज थे वो 30-40 फीट में ही गड्ढे करने में भी उनको पानी मिल जाता था, लेकिन आज हम 150-150 फीट भी गड्ढा कर देते हैं तो भी पानी हमें नहीं मिलता। इससे क्या पता चल रहा है कि पानी दिन प्रतिदिन घटते चला जा रहा है। यानी इसी प्रकार पानी घटता चला गया तो एक दिन वो दिन दूर नहीं है जब पानी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और हमें पीने के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं होगा। इस सिचुएशन में क्या करेंगे हम? कोई जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता इस सिचुएशन में। जब पानी नहीं रहेगा आप कहाँ से जीवन की कल्पना करेंगे? देखिए यहाँ पर दिखाया भी गया है, पहले यहीं था पानी, अब उसको हैंडपम्प करते यहाँ भी पानी नहीं मिल रहा, धीरे धीरे यहाँ तक आ जाएगा और धीरे धीरे पता चला कि पूरी पानी ही खत्म। अब इसमें ये भी बताया गया है कि ये जो हुआ है इसके पीछे कारण क्या है? जनसंख्या प्रसार। जनसंख्या प्रसार मतलब दिन प्रतिदिन जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वो इसका महत्वपूर्ण कारण है। जल के खत्म होने का, जल के धीरे धीरे अवक्षय होने का। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा? अपने जनसंख्या पे कंट्रोल करना होगा। अगर जनसंख्या कंट्रोल होगा तो जल पे कंट्रोल अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन दिन प्रतिदिन जनसंख्या इसी तरह बढ़ती रही तो जल के प्रयोग को तो कोई रोक नहीं सकता। हर किसी को नहाना है, हर किसी को पानी पीना है, यानी जल तो खत्म होगा ही होगा। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अब जल का वितरण। अब जल का वितरण कैसे हो? नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं जल का वितरण। जल का वितरण का मतलब होता है बच्चों कि जैसे मान लीजिए हमारा देश है, तो क्या हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं ना? क्या हमारे बहुत देश में जितने भी राज्य हैं, क्या हर राज्यों में बराबर मात्रा में जल उपलब्ध है? आप खुद से पूछिए, आप खुद से सर्च भी कर लीजिए, क्या हर राज्य में इक्वल मात्रा में जल उपलब्ध है? तो इसका आंसर है नहीं। हर जगह सेम मात्रा में जल उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि बारिश भी हर जगह इक्वल मात्रा में नहीं होती है, कहीं कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है, तो कहीं तो होती ही नहीं है। तो जल का वितरण एक जैसा नहीं है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए क्या जल का वितरण हमारे देश में एक जैसा है, तो जी नहीं, जल का वितरण हमारे देश में एक जैसा नहीं है। ये स्थान के अनुसार, ये स्थानों पर डिपेंड करता है कि हाँ किसी स्थान पर ज़्यादा, किसी स्थान पर कम, तो किसी स्थान पर है ही नहीं। लेकिन हाँ, अब वहाँ जिस स्थान पर नहीं है वहाँ पर भी तो लोग रहते हैं ना, तो वहाँ पर भी तो जल पहुँचाया जाता है ना, तो कुछ ना कुछ उसका व्यवस्था किया गया है। ठीक, आगे आते हैं। ये देखिए यहाँ बताया गया है, भारत का मैप दिया गया है, इसमें पानी कहाँ कहाँ है, कितनी मात्रा में है, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। वर्षा कहाँ कितनी ज़्यादा होती हैं, 400 मीटर से अधिक, 400 सेंटीमीटर से अधिक। देखिए इस साइड में 200 से 400 के बीच इस लाइन से शो किया गया है, 100 से 200 के बीच इन सभी क्षेत्रों में, जिसमें आपका झारखंड, बिहार, ये सभी आता है। ठीक है, नेक्स्ट जल प्रबंधन। अबे जल प्रबंधन क्या है? जल प्रबंधन मतलब जब हम देख रहे हैं कि जल इस तरह से ख़त्म होते जा रहा है, ऐसा कुछ अगर इसी तरह से ख़त्म होता चला गया तो एक दिन दिन ना के बराबर रहेगा, नहीं बचेगा हमारे लिए। हमारी भविष्य की पीढ़ियाँ इसे देख भी नहीं पाएंगी, और जब इसे नहीं देख पाएंगी तो खुद कहाँ रह पाएंगे? जब जल ही नहीं रहेगा तो जीवन ही संभव नहीं है। बिना जल के तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो इसीलिए जल का प्रबंधन किया गया। प्रबंधन मतलब कि जल को कैसे संचित किया जा सके, जल को कैसे संचित किया जा सके, जल को कैसे बचाया जा सके। तो इसका हमें पता है कि जल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है वर्षा जल, तो हम सबसे पहले उस पर ध्यान दिए। वर्षा जल संग्रहण मतलब जो भी बारिश का पानी होता है उसे हम संग्रहित करके रख सकते हैं, क्योंकि जो बारिश का पानी होता है वो बह के अपना निकल जाता है, वो तो वेस्ट हो गया। मान लीजिए बारिश का पानी सबसे शुद्ध पानी होता है, अगर वो बह के किसी नाली नाले में मिल गया तो अशुद्ध हो गया पानी। इसलिए उसको संचित करने की आवश्यकता महसूस हुई। अगर हम उसे संचित करते हैं तो भविष्य में हम उसकी यूज़ कर सकते हैं उस पानी की। ठीक है, अब उसके यूज़ करने के तरीके क्या क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबसे पहला, जो हर बड़े बड़े फैक्ट्रियों में लगाया जाता है या बड़े बड़े घरों में भी लगाया जाता है। एक छोटा सा टब बना लेते हैं, बारिश का पानी को इकट्ठा करके रखते हैं लोग, ताकि ज़रूरत के समय उसका यूज़ कर सकें। ठीक है, अब इसमें यहाँ आते हैं, इसमें आपकी भूमिका क्या है? देखिए बोला गया है ना, इतनी जनसंख्या है हमारे देश की, अगर हर लोग अपने स्तर पर इसके लिए कुछ करें, जल को बचाने के लिए कुछ कदम उठाएं, तो हम अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, अगर हम अपने भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें खुद की भूमिका निभानी होगी। मतलब हमें खुद से भी, ये नहीं कि हम केवल सीख देंगे। हम होता है ना ऐसे, बच्चों जल को बचाना चाहिए और हम खुद ना बचाएं, तो गलत बात है ना। हमें खुद बचाना होगा, तब हम सलाह देंगे तो लोग हमारी सलाह को मानेंगे भी। जब आप खुद ऐसा करके दिखाओगे कि देखो हम पानी को कैसे बचाते हैं, तो लोग भी आपसे कुछ सीखेंगे। इसलिए सबसे पहले तो आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है, आपको अपनी भूमिका शो करनी होगी। ठीक है, दूसरी है पादपों पर जल की कमी का प्रभाव। पादपों मतलब पेड़ पौधे। बच्चों का पेड़ पौधा ही नहीं, जल ही नहीं रहेगा तो पेड़ पौधा सोच सकते हो आप पेड़ पौधे के बारे में? उनको भी तो पानी चाहिए, बिना पानी के तो कुछ अपने खाना भी नहीं बना सकते। यानी कि बिना जल के पेड़ पौधे की भी कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह ये आपका चैप्टर कंप्लीट, और एक्सरसाइज मैं कल कंप्लीट करूँगा। बच्चों ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ बताएंगे, क्योंकि आपकी कमेंट ही मुझे मोटिवेट करेगी और कुछ अच्छा करने के लिए। ठीक है, मैं और अच्छा वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू बच्चों।